मित्रों, विद्यार्थियों, केके की हिंदी में आपका मैं खालूलाल कुलमी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट के लिए और हिंदी के तमाम विषयों को समझने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और वीडियो पूरा देखिए हमेशा और बार बार देखिए, ताकि वो विषय आपके दिमाग में धीरे धीरे उतरता चला जाएगा। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोग हिंदी के विकास की जो अवधारणा है उस पर बातचीत कर रहे थे। पिछले वीडियो में भी हमने हिंदी की जो पूरी परंपरा है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधि और खड़ी बोली तक की जो परंपरा है, उसके आयामों को समझने का उपक्रम किया था। इसमें हम काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय कैसे होता है और विकास कैसे होता है। देखिए, अवधि मध्यकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है और सबसे आश्चर्य की बात यह कि आज हम जिस दौर में चल रहे हैं और भारत का बंटवारा भी 1947 में हो चुका है, उस दौर में अगर मध्यकाल के इतिहास को हम समझेंगे तो अवधि में जितने अधिक मुस्लिम कवि हैं ना, आपको आश्चर्य होगा कि जितने अधिक शायद हिंदू कवि नहीं है, उससे ज्यादा मुस्लिम कवियों ने अवधि में लिखा है और बहुत बेहतर लिखा है और बहुत प्रभावशाली लिखा है। तो जिस काव्यात्मक संवेदना की हम बात करते हैं और जिस भाषा के व्यापक दायरे की हम बात करते हैं, वो किस तरह से आधुनिक काल तक आते आते वो किस तरह से भाषा के उस व्यूह मुंह में फंस जाता है और भाषा के नाम पर एक नेशनल आइडेंटिटी बनने लगती है और उसका जो दुष्परिणाम होता है वो किस तरह से इस उपमहाद्वीप के लिए कितना दुखदायी होता है और उसकी सजा वो तमाम कॉमन लोग, वो तमाम आम इंसान भुगत रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है। अवधि भाषा मध्यकाल में अवधि और ब्रज दोनों ही महत्वपूर्ण भाषाएं हैं और अवधि का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत रहा है। अवधि का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी में सूफी कवियों ने किया। देखिए, सूफी कवि मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन, जिसका रचना काल 1379 है और वो प्रेम आख्यान है, प्रेम की जो कहानी है, लिखने वाले कवि और तमाम मध्यकाल के मुस्लिम कवि अवधि में लिख करके हिंदुस्तान और भारतीय समाज की जो प्रेम कथाएं हैं उनको बड़े ही सहज अंदाज में और बड़े ही, जिसे कहते हैं ना, आजकल बार बार भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले भारतीय ज्ञान परंपरा पर लोगों ने बात नहीं की है या उसको महत्व नहीं दिया गया है। मैं अभी आज ही जो गुणाकर मूल्य हैं, एक बड़े ही गणित के बड़े विद्वान रहे, आधुनिक विद्वान है। गुणाकर मूल्य का आपने शायद नाम सुना होगा। मैथमेटिक्स के बड़े थिंकर रहे हैं, बड़े विद्वान रहे हैं। उन्होंने पूरी भारतीय परंपरा में जो आर्यभट्ट की जो पूरी परंपरा है और विज्ञान और धर्म का जो रास्ता है उस पर बात की है और उन्होंने कहा कि भारत में भी ज्ञान की बड़ी समृद्ध विरासत रही है, लेकिन कहाँ भारत के लोग भटक गए और उसके कारण हम पश्चिम से किस कदम पर पीछे रह गए, उस बिंदु पर विचार करने की आवश्यकता है कि जब हमारे यहाँ पर इतनी समृद्ध ज्ञान की परंपरा थी, उसके बावजूद भी हम कैसे पीछे रह गए, क्योंकि हमने विज्ञान का रास्ता छोड़कर के हम धर्म की उन उन अंध राहों में चले गए और हमने, कहते ना कि जो पुरानी चली आ रही जो परंपरा थी उस पर सवाल खड़े करना बंद कर दिया। और जब हमने सवाल खड़े करना बंद कर दिया तो जो पुरानी जो परंपरा थी, चाहे वो समय के साथ अप्रासंगिक हो उठी, लेकिन फिर भी वो चल रही है समाज में। और जब वो चल रही होगी तो जाहिर सी बात है कि नया विचार नहीं आएगा और जब नया विचार समाज में नहीं आएगा तो वो समाज प्रोग्रेस या आगे बढ़ने के रास्ते पर नहीं जाएगा, बल्कि वो अतीत जीवी हो जाएगा। और जो समाज अतीत जीवी होगा वो अपने समय और समय के साथ आने वाली जो समस्याएं उनका सामना कभी नहीं कर पाएगा, वो हमेशा पराजित होगा। क्योंकि जैसे समय बदलता है, समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, उसके हिसाब से अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे
तो जाहिर सी बात है हम पीछे रह जाएंगे। और गुणाकर मूल्य इस बात को बड़े भी प्रभावशाली तरीके से कहते हैं कि विज्ञान का अपना एक रास्ता है, अगर उस विज्ञान के रास्ते पर आप चलेंगे तो देश काल के अनुसार जो कुछ परिवर्तन समाज में घटित हो रहा है या होता है, उसकी भनक हमें पहले ही लग जाएगी और हम उस समस्या से निपटने के लिए अपने आप को, अपने समाज को, जो जो भी हमारा सिस्टम होगा उसको हम अपडेट करते रहेंगे। और ये अपडेशन बहुत जरूरी है, चाहे भाषा के स्तर पर हो, चाहे चेतना के स्तर पर हो, चाहे समाज के स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर हो। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप हमेशा पराजित रहेंगे, हमेशा पीछे रहेंगे। और चाहे आप कितने भी आत्ममुग्ध रहें, कितने भी महान हो, वो महानता एकदम जीरो में तब्दील होती हुई चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम यही बात कर रहे थे इसी के माध्यम से कि जो मध्यकाल का जो इतिहास है या मध्यकाल का जो साहित्य है, उसमें तमाम अवधी भाषा के जो कवि रहे हैं, अगर मैं उनका नाम आपको बताऊं तो चाहे मुल्ला दाऊद हो, उन्होंने चंद्रायन लिखा 1379 में, फिर ईश्वर दास सत्यवती कथा लिखी 1501 में, शेख कुतुबन मृगावती लिखी 1503 में, जायसी का पद्मावत बहुत फेमस है, आपको पता ही है, 1540 में लिखा था जायसी ने पद्मावत, जो अवधी भाषा में है और लोक की अवधि है। हम पहले भी बता रहे थे कि तुलसी की जो अवधि है वो शास्त्र संबद्ध अवधि है। और मलिक मोहम्मद जायसी भारतीय समाज का जो लोक जीवन है, जिस जिस लोक जीवन की हम बार बार बात करते हैं, उसके तमाम आयामों को, तमाम प्रसंगों को हमारे सामने बड़े ही सहज अंदाज में अभिव्यक्त करते हुए नजर आते हैं। फिर मंजन है, उनकी मधुमालती है 1545, उस्मान है चित्रावली 1613, जलालुद्दीन जमाल पच्चीसी, शेख नवी ज्ञानदीप, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, कासिम शाह हंस जवहीर, ख्वाजा अहमद नूर जहां, कवि नसीर प्रेम दर्पण। ठीक है, तो इसमें तमाम सूफी कवि जो है किस तरह से, सूफी वो लोग हैं जो इस्लाम की एक लिबरल शाखा है, जो प्रेम के माध्यम से अपने ज्ञान का, अपने भाव का प्रचार प्रसार करते हुए अरब से, उधर से आए थे हिंदुस्तान में और बाद में पूरे भारत में फैल जाते हैं। तमाम जो इस देश में दरगाहें हैं उन तमाम सूफी संतों की, सूफी कवियों की है। और उन्होंने किस प्रकार से प्रेम और शांति के माध्यम से कहीं न कहीं इस मुल्क को जीतने या यहाँ की संस्कृति को आत्मसात करने का उपक्रम किया। आज जो चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, आप सब उससे परिचित हैं किस देश में क्या चल रहा है और किस प्रकार की राजनीति चल रही है, और आप उससे सहमत है या नहीं है, उससे भी मैं कोई ज्ञान नहीं देना चाहता। उसके ऊपर मनुष्य को अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सोचने की आवश्यकता है। और जितना हम अपनी बुद्धि को जीवंत रखेंगे, जितना हम अधिक उसको परिमार्जित करेंगे, शायद हमारी चीजों को देखने की और मूल्यांकन की जो दृष्टि है वो अपने आप अपडेट होती चली जाएगी। ठीक है, फिर मैंने कहा ना कि सूफियों के बाद राम भक्ति कवि जो कवि थे, उसमें तुलसीदास ने बहुत महत्वपूर्ण लिखा। और आपको पता है तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा की महत्वपूर्ण कृति है। और उसके अलावा माधवदास राम रासो है, अग्रदास रामाष्टयाम, राम ध्यान मंजरी है, ईश्वरदास का भरत मिलाप है, हृदय राम का हनुमान नाटक है ना। तो फिर मैंने बताया था ना कि जायसी की जो अवधि है वो ठेठ ग्रामीण जीवन की अवधि है, और तुलसी की जो अवधि है वो शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित अवधि, मैंने कहा ना कि शास्त्र की अवधि लिखते हैं तुलसीदास। और जायसी की जो अवधि है वो एकदम लोक जीवन की, जो श्रमजीवी जो वर्ग है, जो मेहनतकश जो समाज है, उसके जीवन संघर्षों को, उसकी जीवन कहानियों को मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने तमाम ग्रंथों में बड़ी ही उत्कृष्टता के साथ और बड़ी ही, कहते हैं कि बड़े विस्तार के साथ दर्ज किया है। तो यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो जीवन शैली है, उसको किस तरह से उन्होंने आत्मसात किया था, या यहाँ की मिट्टी को कितना अधिक नमन किया, कि वो सारी चीजें जायसी के लिटरेचर में आ जाती है, जायसी के साहित्य में आती है।
और पद्मावत आप पढ़ेंगे ना, तो चाहे नागमती की बात हो, चाहे सिहलदीप की बात हो, या उस दौर की जो तमाम कहानियां, कथाएं, कल्पनाएं, उन तमाम कल्पनाओं को कवि कितने प्रभावशाली अंदाज में और कितने सहज अंदाज में हमारे सामने दर्ज करता हुआ नजर आता है, उसके लिए जायसी को हम जितना शुक्रिया बोले उतना कम है। तो इस तरह से संस्कृत के विद्वान, देखिए, संस्कृत के विद्वान होते हुए भी तुलसी ने अपनी अभिव्यक्ति लोक भाषा में की है। तुलसी भी लोक भाषा में करते हैं, लेकिन उनकी दोनों में थोड़ा अंतर है। उनकी अवधि संस्कृत की कोमल कांत पदावली का सुंदर प्रयोग करती है। तुलसी का ब्रज भाषा पर भी समान अधिकार था, तुलसी ने दोनों में लिखा, और कवितावली, विनय पत्रिका, तमाम जो रचना है वो ब्रज भाषा में है। ठीक है। आधुनिक काल में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन की रचना अवधी भाषा में की है। वो कृष्ण के चरित्र को महाकाव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने का काम वो करते हैं। और रमई काका भी आधुनिक अवधि के एक काका हुए, रमई काका कवि हैं, वो भी आधुनिक अवधि में कविता लिखते रहे और महत्वपूर्ण कविताएं लिखते रहे। और अवधि एक काव्य भाषा के रूप में कैसे आगे बढ़ती है, उसका विकास कैसे होता है, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से अवधि का जो विकास होता है आधुनिक भाषा के रूप में या मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में, वह भारतीय आर्य भाषाओं की जो विकास की जो परंपरा थी, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अवधि आगे बढ़ती है। हिंदी का विकास जहां शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, वहीं पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से। अवधि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली है, अतः अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है। हम पढ़ रहे थे ना कि अपभ्रंश कितनी महत्वपूर्ण भाषा थी, और उसी से वापस उसकी जो शाखा है अर्धमागधी, वहां से अर्धमागधी अपभ्रंश से ही अवधि का विकास होता है। अवधि के लिए दो अन्य नाम कौशली, बेसवाड़ी भी है, किंतु अवधि नाम ही अधिक प्रचलित है। ठीक है। अवधि को आप कौशल भी बोल सकते हैं और बेसवाड़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो कुछ चीजें जो प्रचलित हो जाती है वो अलग होती है, तो फिर वो नाम चल पड़ता है ना। जैसे हमारे घर में भी होता है ना, किसी का नाम कुछ चल पड़ा है तो फिर वो चल पड़ता है, भले उसका कागज में कुछ और नाम हो। तो अवधि जो नाम है वो भी इसी तरह से लोकप्रिय होता चला गया, तो फिर बाद में वही नाम सबकी जुबान पे चढ़ गया और हम भी वही बोलते हैं। बाकी उसको कौशली और बेसवाड़ी भी बोल सकते हैं हम। और अवध प्रांत में, अवध प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, जिसको हम लखनऊ का इलाका बोलते हैं, अवध प्रांत उसी को बोला जाता है पूरा। अवध प्रांत में उपयुक्त होने वाली अवधि का साहित्य में प्रयोग सूफी कवियों एवं राम भक्त कवियों दोनों ने किया। देखिए, सूफी कवि और राम की भक्ति करने वाले कवि, ये ध्यान रखिएगा। और अवधि एक तरफ सूफी कवि उसको डेवलप करते हैं, और एक तरफ राम का भक्ति शाखा के जो तमाम कवि है वो अवधि में लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से ये मध्यकाल का जो भाषा का जो संसार है, वो कहीं न कहीं, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात करें, क्योंकि उस समय दोनों ही डोमिनेंट जातियां थी, दोनों ही शासक जातियां थी भाई। हिंदू लोग भी, उसमें भी खास तौर से जो क्षत्रिय लोग थे, उन्हीं के पास शासन था ना, और पंडित लोग अपना शास्त्र ज्ञान दे रहे थे। बाकी लोग तो सिर्फ क्या, छोटे मोटे लोग थे। और मुस्लिम लोग भी शासक जाति रही है, या उसमें शासन कर रहे थे, तो उनके संरक्षण में तमाम जो काव्य रचना हुई है, तमाम लिखना पढ़ना हुआ है, ज्ञान का डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि मुस्लिम लोग बाहर से आए थे, तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसके साथ में उनकी संस्कृति घुल मिल जाती है ना, इसलिए वहां पर एक अलग तरह का अंदाज, कह सकते हैं कि एक नया टेस्ट भी डेवलप होता है। तो सूफी कवियों की जो अवधि है उसमें कौन कौन है, इन्होंने खासतौर से प्रेम कहानियां कही है। सूफी लोगों ने क्या कहा, प्रेम कहानियां कही है। इसको हम कहते हैं ना कि प्रेमाख्यान, यानी प्रेम का आख्यान, प्रेम की कहानी। आख्यान उसको बोलते हैं जिसमें संपूर्ण जीवन का या संपूर्ण समाज का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड नैरेटिव, है ना। तो जैसे कामायनी को आख्यान माना जाता है, रामचरितमानस को आख्यान मानते हैं, पद्मावत को मानते हैं, फिर हमारे पुराने जो रामायण महाभारत को मानते हैं, इस्लाम में इस्लाम के जो ग्रंथ हैं उनको मानते हैं, ईसाईयत में ईसाई के ग्रंथ हैं, फिर बौद्ध परंपरा में
त्रिपिटक को माना जाता है ना। तो मतलब वो ऐसा ग्रंथ जो उस दौर का या उस जिस दौर में लिखा जा रहा है उस दौर की तमाम चीजों को अपने अंदर समेट लेता है, या उस दौर के समाज की जो चेतना है उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसको हम ग्रांड नैरेटिव कहते हैं। जैसे आज आधुनिक काल में उपन्यास को हम नैरेटिव के रूप में देखते हैं, ग्रांड नैरेटिव के रूप में। उपन्यास जो रचना है, नोवेल जिसको बोलते हैं, जिसको मराठी में कादम्बरी कहते हैं आप लोग, वह हमारे समाज की विडंबनाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे प्रतिनिधित्व माध्यम माना जाता है। ठीक है। तो प्रेमाख्यान की जो परंपरा थी वो इस्लाम की संस्कृति, हिंदू संस्कृति को मिलाकर के एक नई, इसको हम लोग कहते हैं ना कि गंगा और जमुन की तहजीब की बात की जाती है। गंगा हिंदू संस्कृति का प्रतीक है और यमुना इस्लामिक संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए उसको गंग जमुन की तहजीब कहते हैं बार बार, है ना। और आपको पता है कि गंगा हिमालय से निकलती है और यमुना के किनारे ताजमहल बनाया हुआ है। तो कहने कि इस प्रकार की जो तमाम सिंबल है जो समय के साथ जुड़ते चले गए या प्रतीक जुड़ते चले गए, उन सारे प्रतीकों को अगर समझेंगे तो सारी चीजें हमारे सामने। तो इस तरह से जो प्रेमाख्यान का जो साहित्य रहा है वह कहीं न कहीं यहाँ की जो लोक परंपराएं उनको भी लिया, राजा महाराजाओं की कहानियों को भी लिया इन्होंने। और देखिए उसमें क्या कहते हैं कि सभी प्रेमाख्यान अवधि में, सारे अवधि में भी नहीं है। अभी तो उसमें कुछ राजस्थानी में है एवं ब्रज भाषा में भी है। अवधी भाषा में रचित प्रेमाख्यान इस प्रकार है, आप समझ। देखिए उसमें क्या है, उसमें कि उस दौर की राजस्थानी भाषा भी है ना। तो राजस्थानी में भी है, फिर ब्रज में भी है और अवधी में भी है ना। तो हमें यहाँ समझना है अवधी के जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जिनमें प्रेम कहानियां लिखी गई या प्रेम कहानी के माध्यम से उस दौर की समाज की चेतना, समाज के दुख दर्द पीड़ाएं, उन सारी चीजों को किस तरह से कवियों ने रखा है। तो चंदायन की मैंने बात की थी, उन्होंने मुल्ला दाऊद ने उसकी रचना की चंदायन ग्रंथ की और 1379 में लिखा गया, है ना। तो ये सूफी प्रेम काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। और अलग अलग विद्वानों ने जो, क्योंकि पुराने ग्रंथ है इनके बारे में बहुत सारी चीजें मिलती नहीं, तो जितना भी शोध किया गया, जितना भी रिसर्च हुआ है, उस शोध में जो कुछ मिला है उसके आधार पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। माता प्रसाद गुप्त ने अलग मत दिया है, फिर बाकी किसी ने कुछ और दिया है। तो ये क्या है, तो माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा या लोर कथा कहा है। तो परमेश्वरी लाल गुप्ता ने इसका कुछ चंदायन नाम दिया है ना। तो इसमें पूर्णतः भारतीय है, इसमें फारसी मनस्बियों का भी प्रयोग नहीं है। प्राकृत और ब्रज साहित्य की परंपरा में प्रबंध काव्य के लिए कड़वक शब्द का प्रयोग होता रहा है। देखिए प्रबंध काव्य की जो मध्यकाल की जो प्रवृत्ति रही उसमें अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो वो कहता है कि कड़वक शब्द का प्रयोग होता रहा है। प्रबंध काव्य को कड़वक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। कड़वक भी कहा है। और उसमें 5 अर्दलियों की बात कही गई है। इसे नायक लोरिक और नायिका चंदा का उन्मुक्त प्रेम चित्रित किया गया है। मतलब नायक और नायिका का जो प्रेम, मतलब प्रेम की बात देखिए, आज के जमाने में भी जब प्रेम को लेकर इतने सारे प्रतिबंध है, तो उस दौर में कवि प्रेम पर लिख रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुक्त प्रेम की बात करना, क्योंकि समाज की तमाम तरह की बंदिशें, तमाम तरह की समस्याएं, कैसे एक जो सच्चा जो प्रेम होता है, जो सच्ची अनुभूतियां होती है, उन्हें किस प्रकार से प्रदूषित करता रहता है या उनमें बहुत सारे ब्रेक लगाता है, वो सारी चीजें खड़ी होती है। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्र के नाम पर, तो कभी किसी और के नाम पर, कोई आर्थिक सामाजिक बहुत सारे कारण होते हैं। और ये अवधि का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ भी माना जाता है। और कथानक रूढ़ियां काव्य परंपराओं का पालन किया गया है जो सूफी प्रेमाख्यानों में मिलता है। देखिए उस दौर में तो कुछ चीजें चलती थी जिसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य में बहुत जिक्र किया है। कथानक रूढ़ी, कथानक रूढ़ी मतलब किसी बात को कहने का एक तरीका होता है जो कि पहले से चला आ रहा है। जैसे हम होता है ना, हम कहते हैं कि प्रेम फिल्में किस तरह की बन रही है। जैसे शाहरुख खान की फिल्में लव स्टोरी बना रहा है ना, यश चोपड़ा साहब बना रहे हैं, अनुराग कश्यप अलग तरह की फिल्में बना रहे हैं, है ना। जो तमाम डायरेक्टर अलग अलग तरह के डायरेक्टर हैं, और जो अनुपम खेर अलग तरह की बना रहे हैं।
स्मिता पाटिल की फिल्में अलग, उस दौर की अलग तरह की फिल्में थी जो सामाजिक मुद्दों को लेकर चल रही थी। श्याम बेनेगल साहब जिनका भी हाल ही में देहांत हुआ था, उनकी फिल्में तमाम तरह के सोशल इश्यू को लेकर के आती है। और एक जो कॉमर्शियल जो सिनेमा आप जानते हैं उसके बारे में, जिसमें सिर्फ सेक्स और तमाम चीजें जो उसको कहते हैं ना कि सस्ती लोकप्रियता के माध्यम से जो फिल्में बनती है, जिनका सामाजिक विषयों को लेकर के बहुत ज्यादा कोई महत्व, मतलब उनको इतना ज्यादा उससे मतलब नहीं होता, उनके लिए कॉमर्शियल सक्सेस ही बाकी सक्सेस होती है। यानी कि अगर फिल्म पोस्ट बॉक्स पर थिएटर में चल जाती है और पैसा कूट लेती है बहुत सारा, तो समझिए वो सफल फिल्म है। चाहे उसकी कहानी समाज में कुछ भी संदेश दे रही हो, नहीं दे रही हो, उन सारी चीजों से उसका कोई बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता है। ठीक है, तो कथानक रूढ़ी की बात कर रहे थे, तो वो कहने का तरीका होता है सबका अपना अपना। तो उस दौर में जो प्रेम कहानियां थी, उसका एक कहने का स्टाइल था कि एक प्रेमी प्रेमिका है, किसे मिलते हैं, कहाँ जंगल में जाते हैं, वो होता है वो होता है, और उसके माध्यम से पता चलता है कि कवि अपनी बात कहता जा रहा है। ठीक है। फिर सत्यवती कथा, इस कथा के जो रचयिता है वो हिंदू कवि ईश्वर दास है। इसका रचना काल 1501 है। इसकी रचना भी अवधि में हुई है। ठीक है। फिर मृगावती, यह है अवधी भाषा में रचित। मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। मैंने कहा ना कि तमाम इतिहासकार, साहित्य के इतिहासकार, ये जो प्राचीन ग्रंथ है उसके बारे में अलग अलग राय अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि जितने शोध के माध्यम से उन ग्रंथों के बारे में जो कुछ जानकारी मिली, जो कुछ प्राप्त की गई, उसके आधार पर जाहिर सी बात है वो अपना मत देंगे। और साहित्य में भी इतिहास की तरह खोज चलती रहती है, रिसर्च चलता रहता है। विज्ञान में जैसे होता है ना कि आज जो मैंने खोज कर ली, इसको कोई दूसरा वैज्ञानिक अगर इससे आगे की खोज कर लेगा तो मेरी खोज अपने आप अनुपयोगी हो जाएगी, इसका महत्व तो अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं इसको कैसे उदाहरण देके बताऊं आपको। जैसे आजकल जो तमाम कंपनियां फोन बनाती है, तो ये फोन चल रहा है, इसमें जो भी चीजें हैं, अगर इससे आगे का कोई चीज दूसरी कंपनी बना लेती है तो मार्केट में वो चीजें चलने लग जाती है, तो ये अपने आप मार्केट से बाहर हो जाता है। जैसे एक जमाने में हम लोग यूज करते थे नोकिया, आपको याद होगा, नोकिया फोन बहुत चला था, लेकिन आजकल वो नोकिया नहीं दिखता है। आजकल हम सैमसंग और तमाम चीजें देखते हैं। चाइना के तमाम फोन आ गए हमारे पास, सस्ते फोन, इसलिए हमारा काम चल रहा है इन सारे फोनों से। नहीं तो ये फोन जब शुरू शुरू में मार्केट में आया था तो एक आम आदमी के लिए इस फोन को खरीदना बहुत मुश्किल था। और आईफोन आप जानते हैं एप्पल का, आज भी उसका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगता है, वो खरीदने की हमारी औकात नहीं है। ठीक है। तो उसी प्रकार से शोध में कुछ ऐसा ही चलता है कि जब कोई शोध कर रहा है, इतिहासकार, साहित्यकार, वो कुछ नया जब खोज लेता है तो पुरानी जो चीज है वो किस प्रकार से अपने आप उसका उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है बस। तो शुक्ल जी इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रथम ग्रंथ मानते हैं। ठीक है। उसके बाद पद्मावत आप जानते ही हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का है, जो 1540 में लिखा गया था। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी है। हरदेव बहारी के अनुसार जायसी ने बहुत पहले प्राकृत भाषा में रचित चंद्रशेखर कथा मिलती है। इसकी कथा वस्तु पद्मावत को गहरा, बोला कि उसके उसे एक किताब मिलती है। मैंने कहा ना कि ये मध्यकाल के जितने भी ग्रंथ है उनके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। और लगातार जो पुरानी पांडुलिपियां खोजी जा रही है, रिसर्च चल रहा है, शोध चल रहा है, चाहे ऑक्सफोर्ड में चल रहा हो, चाहे कैम्ब्रिज में चल रहा हो, चाहे हमारे इंडिया में जो विश्वविद्यालय कर रहे हैं, उसमें प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। लेकिन देखिए, शोध को एक बिल्कुल सही तरीके से करने की भी आवश्यकता होती है हमेशा। हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी वो आपकी विषय नहीं है। ठीक है। पद्मावत की रचना अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई शैली में हुई है। ठीक है, पहले ही बता चुके हम लोग। और अवधि में लिखा हुआ हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। अगर एग्जाम में आता है कि अवधि में लिखा हुआ हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो आप पद्मावत लिखेंगे। ठीक। और जायसी रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पे रहने वाले थे, जो अवध में आता है। रायबरेली आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में है।
इसलिए उन्होंने पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया। देखिए जिस इंसान, मैंने कहा नहीं, जहाँ लेखक जिस परिवेश से आता है ना, उसकी भाषा शैली अपने आप आती है। अज्ञेय के यहाँ शहरी जीवन ही आता है, क्योंकि अज्ञेय शहरी जीवन में ही रहे हमेशा। रेणु के यहाँ ग्रामीण जीवन आता है, क्योंकि रेणु ग्रामीण जीवन को जिया, वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, वो वहीं की सारी चीजें उन्होंने सीखी, समझी, जानी, उनकी अंतर चेतना का हिस्सा बनी वो। तो जो रचनाकार, जो कलाकार जिस परिवेश से आएगा ना, उसकी वो सारी चीजें उसकी कला में, उसकी रचनात्मकता में हमेशा रिफ्लेक्ट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक। फिर है मधुमालती। मधुमालती प्रेमाख्यान है और 1545 में लिखा गया था। मंजन ने इसकी रचना की थी। मंजन बड़े कवि थे मध्यकाल के, और उसमें भी वही प्रेम कहानी है। फिर माधवा तल काम कंदला, इस प्रेम कथा का इसी नाम से पहले भी अनेक कवियों ने इस पर ग्रंथ लिखा है, और अवधी भाषा में है ये। 1584 में इसकी रचना हुई थी। 5 चौपाइयों के बाद दोहा, जो कि कड़वक शैली, हम बता रहे थे ना, कड़वक शैली में लिखा हुआ है ये भी। ठीक। फिर चित्रावली, इसकी रचना उस्मान ने की थी। 1613 में लिखा हुआ ग्रंथ है। ये गाजीपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां के रहने वाले थे। और इसमें नेपाल के राजा का पुत्र सुजान कुमार तथा नायिका रूपनगर की राजकुमारी है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन प्रेमाख्यानों में सारी जो कहानियां राजा महाराजाओं की कहानियां हैं, जो बड़े लोग हैं उनकी प्रेम कहानियां, कहीं ना कि आम आदमी की प्रेम कहानी नहीं है, हमारे जैसे आपकी प्रेम कहानियां नहीं है उसमें। जो बड़े लोग हैं उनकी प्रेम कहानियां हैं, और बड़े लोगों की जिंदगी, उनका रहन सहन सब कुछ अलग होता है, तो उनका प्रेम करने का तरीका भी अलग ही होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि जिस वर्ग की चेतना की हम बात करते हैं ना, कि जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, उन सारी चीजों पर हमारी चेतना उनसे बहुत कुछ सीखती है, वही हमारी चेतना का निर्माण करती है, जाहिर सी बात है। तो कवि जिस बैकग्राउंड से आता है, उन सारी चीजों का प्रभाव कैसे पड़ता है वो अलग बात है। ठीक है। फिर चित्रावली है, इस हो गया इस पर। फिर रस रतन पूकर ने लिखा था, और अकबर के दरबारी कवि दुर्गादास के प्रपौत्र थे ये। रस रतन किसने लिखा था? पूकर ने। ये भी अवधी भाषा में 1618 में लिखा हुआ ग्रंथ है। फिर ज्ञानदीप है, शेख नबी ने इसको लिखा था। ठीक। फिर सूफी कवियों ने अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सब ज्यादातर कवि अवध क्षेत्र के थे, उसी क्षेत्र के थे, है ना, क्योंकि जिस क्षेत्र से आएगा, जाहिर सी बात है उसकी भाषा, सारी चीजें होगी, उस परिवेश की जानकारी होगी, तो उसको अपनी रचनात्मकता में डालने में भी आसान रहेगा। और ये सारी चीजें ये कवि लोग जनता तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जन भाषा का उपयोग किया। सूफी कवियों द्वारा उपयुक्त अवधि का स्वरूप ठेठ ग्रामीण है। मैंने पहले ही कहा कि लोक की भाषा, ग्रामीण भाषा का, भाषा, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्दावली, सबका ये लोग बड़ी सरलता से इस्तेमाल करते हैं। और संस्कृत के शब्दों को बहुत कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो, मैंने कहा ना कि ग्रामीण जीवन, इसलिए शास्त्र की भाषा नहीं है वहां पर। ठीक। उसके बाद आते हैं राम भक्त, जो तमाम कवि हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम तुलसीदास का आता है। उन्होंने अवधी भाषा को किस प्रकार से आगे बढ़ाने में, या उसमें साहित्य लिखने में तुलसी ने कैसे अपना कंट्रीब्यूशन किया, इसमें 3 कवियों का नाम लिखा है इन्होंने, ईश्वरदास, तुलसीदास और लालदास। ईश्वरदास की चर्चा हमने पहले भी की थी, उनकी सत्यवती कथा है। ठीक है। और इसमें उसके अलावा भरत मिलाप, अंगद पेज भी उन्होंने लिखा। ईश्वर दास के अतिरिक्त तुलसीदास ने लिखा, और तुलसी का जो मानस है 1574 में लिखा हुआ है ना, अवधी भाषा में है, और इसको हिंदी का गौरव ग्रंथ भी मानते हैं। इसकी रचना दोहा चौपाई शैली में हुई है। और तुलसी ने उसके अलावा गीतावली, भरवे रामायण, पार्वती मंगल, वो सारी चीजें आप जानते ही हैं जो लिखी उन्होंने। और तुलसी की अवधि मैंने पहले ही बताया था ऊपर, कि शुद्ध रूप से साहित्यिक अवधि है उनकी। ठीक है।
और संस्कृत की शब्दावली का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है, क्योंकि तुलसीदास कुछ संस्कृत के विद्वान भी थे। ये अलग बात है कि उस दौर के तमाम पंडितों ने उन्हें विद्वान मानने से, कवि मानने से इनकार कर दिया था, और तुलसी को बहुत परेशान किया गया था, उनको तमाम तरीके से अपमानित किया गया। और मैंने बताया ना कि तुलसी और जायसी की इसलिए भाषा दोनों अलग अलग है। जायसी की भाषा ठेठ लोक की भाषा है, ठीक, इसलिए दोनों के अंदर ये सारी चीजें अलग अलग आती है। फिर तुलसी की काव्य भाषा तेज से उस काल के अन्य कवि थे, मतलब क्योंकि तुलसी की रचनात्मकता बड़ी महान है, बड़ी समृद्ध है, इसलिए तुलसी को उस रूप में समझाया गया, पढ़ा गया है। कवित्व सवैया शैली, दोहा चौपाई शैली, बरवे शैली, गीति शैली, सब में लिखा उन्होंने। प्रबंध, सौष्ठव, चित्रांकन, अलंकार, सारी चीजें उनके अंदर है ना। फिर तुलसीदास के अलावा लाल दास ने अवध विलास की रचना की थी, जो 1643 में लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ है? लाल दास ने अवध विलास, जिसमें राम जन्म से वन गमन तक की कहानी है, ठीक है। और ये अवधी भाषा और दोहा चौपाई में लिखा हुआ है, ठीक। और अगर मोटा मोटी हम कहेंगे तो अवधी भाषा को साहित्य में प्रयुक्त करने का श्रेय सूफी प्रेमाख्यान कवियों तथा राम भक्त कवियों को जाता है। हम दोनों की बात करेंगे, इसलिए इस बात को समझना है। उस पूरे साम्य को, विविध को अगर कवि लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा फिर? जायसी और तुलसी अवधि के महाकवि है तथा इनकी रचना हिंदी की महत्वपूर्ण और बहुत ही सम्मानित रचनाएं मानी जाती है ना। देखिए महाकवि किस प्रकार से अपने समाज के उन तमाम अंतर विरोधों की बात करता है। मैंने कहा ना, आधुनिक काल में जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारी उनसे बहुत सारी असहमतियां हैं और हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन जब मध्यकाल के इतिहास को हम समझेंगे, उस चेतना को समझेंगे, तो तब एक अलग दृष्टिकोण के साथ वो ग्रंथ आएंगे। मध्यकालीन चेतना जाहिर सी बात है धार्मिक धर्म के आधार पर, ईश्वर की कल्पना के आधार पर सारी चीजों को देखती है। लेकिन आधुनिक काल में जब वैज्ञानिक चेतना के आधार पर हम देखते हैं ईश्वर के अस्तित्व को खारिज करते हुए, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है, ठीक है। तो अवधि के विकास की परंपरा को ऐसे समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।